क्या किस तरह से हमें जो है वो थ्योरी को समझने की ज़रूरत है और किस तरह से उसको समझते हुए हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यानी कि सारा जो फ़ोकस है इस सारे कोर्स का वो हमारा इस चीज़ पर होगा कि किस तरह से थ्योरी को जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आया जाए। क्योंकि जो मेरी दानिश है और मैं थोड़ा-सा आपको जो है वो अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम खुर्रम अली है और मैंने अपना सफ़र जो है वो स्टूडेंट सियासत से किया, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साथ और उसके बाद मैं जो हूँ वो ट्रेड यूनियन के साथ काम करता रहा, यानी कि जो है वो मज़दूर सियासत के साथ भी मेरा वास्ता रहा है। अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी है, तो जो लेफ्ट विंग सियासत है उससे भी मेरा गहरा ताल्लुक है। फिर कराची बचाओ तहरीक में भी मैं जो हूँ वो पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। मेरी जो है वो मैं भी एक मेंबर हूँ अदना सा। तो उसके हवाले से जो कराची की कच्ची आबादियां हैं उसके साथ भी कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा है। फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ किसी न किसी तौर पर जो है वो किसी न किसी हवाले से जो है वो कोऑर्डिनेशन उनके साथ रही है, उनका काम देखने का मौका मिला है। तो ये वो सारी चीज़ें फिर बहुत सारे अवामिल जो कि मैंने कराची बचाओ तहरीक में सीखे, उनमें से जो है वो जेंडर क्वेश्चन एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे जो है वो अ, हमारे कराची बचाओ तहरीक में जो फेमिनिस्ट शामिल हैं उनसे जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ये वो सारे प्रैक्टिकल एंगल्स हैं जिसको नज़र में रखते हुए मैं ये सफ़र जो है वो तय करना चाहूँगा कि हम सारे मिलकर इस थ्योरी का सफ़र तय करें। अच्छा, लेकिन सवाल आप लोगों के ज़हनों में ये होगा कि अगर जो है वो हमने प्रैक्टिस पर फोकस करना है तो इतना पुराना टेक्स्ट जो कि जो है वो 19वीं सदी को डील कर रहा है, हम उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किन कॉन्टेक्स्ट में किस किस्म की थ्योरी जो है वो हमारे सामने आई है, तब तक हम जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किस-किस तरह से थ्योरी को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी तरफ नहीं जा पाएँगे। एक चीज जो और प्रैक्टिकल नौयत की मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूंगा वो ये है कि आप हमेशा दो चीजों से जो है वो बचने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। एक ये कि आप जो है वो किसी भी थ्योरी को जो है वो डॉगमा बनाते हैं, यानी उसका मतलब ये है कि जैसी भी जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसको जूं का तू जो है वो फॉर्मूले की तरह जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या आप जो है वो ये कह दें कि ये हरफ आखिर है और इसके बाद जो है वो कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरा जो एटीट्यूड है वो ये है कि आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस को आज के जो हालात हैं और आज की जो आपके सामने मौजूदा स्ट्रगल है बस उस तक जो है वो महदूद कर दें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज कर लें कि कराची बचाओ तहरीक जो है वो मिसमारियों के खिलाफ जो है वो अपनी जिद्दोजहद कर रही है और हम बस अपना जो है वो शेवा या हम अपनी अप्रोच जो है वो यहाँ तक महदूद कर लें कि बस हम मिसमारियों के खिलाफ ही जो है वो जिद्दोजहद करते रहेंगे और इससे आगे की कोई स्ट्रगल जो है वो नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि रेवोल्यूशनरी थ्योरी अपने अंदर 2-3 अवामिल रखती है। पहली चीज़ जो रेवोल्यूशनरी थ्योरी के लिए जो है वो ज़रूरी है, वो ये है कि वो जो मौजूदा सिस्टम है उसके चेंज की बात कर रही है। वो उसके अंदर रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रही हो, वो उसके अंदर जो है वो गुंजाइश की बात नहीं कर रही हो, बल्कि वो उस पूरे सेटअप को चेंज करने का तकाज़ा करती हो और उसके लिए जो है वो कोशा हो। तो अगर आप यानी फर्ज कर लें कि आप जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए आप जो है वो जो मुख्तलिफ किस्म के खवातीन को जो है या दीगर मजलूम जेंडर्स के सामने ऑपरेशन उनको फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए रोजमर्रा की स्ट्रगल तो करते रहें, लेकिन जो है वो पेट्रियार्कल सिस्टम को अगर आप खत्म नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल नहीं है, वो जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट स्ट्रगल है जो कि विद इन द सिस्टम कंसेशंस की बात कर रही है। तो पहली शर्त जो कि रेवोल्यूशनरी थ्योरी के लिए है वो ये कि एक ऐसी थ्योरी जो कि जो है वो सिस्टम को चेंज करने की बात कर रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट शर्त है, अगर वो रेवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो कॉन्क्रीट है, यानी कि वो कुछ कर सकती है,
तो उसकी दूसरी अहम शर्त यह है कि वो अपने हालात का सही तज्जिया करने की सलाहियत रखती हो। यानी अगर वो अपनी कंडीशंस का, अपने हालात का, अपनी सोसाइटी का, अपनी पॉलिटिक्स का, अपनी इकोनॉमिक्स का, इनका सही तज्जिया नहीं कर सकती, तो फिर वो रेवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो किसी काम की नहीं है। और फिर जो है वो उस फ्रेमवर्क में, यानी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में, उस रेवोल्यूशनरी थ्योरी का जो है वो अ, कोई मकसद नहीं रहता। तीसरी और सबसे अहम चीज वो ये कि रेवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो साथ साथ आपको ऐसी प्रैक्टिस डेवलप करने में मददगार साबित करे जो है वो वाकई जो है वो बन रही होती हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो बड़ी मशीनरी के जरिए यकायक जो है वो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है, उसमें जो रोल्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं और एकदम जो है वो एक नई क्लास, दो नई क्लासेस जो हैं वो एक तरह से नमूदार होती हैं। एक तो जो मिडिल क्लास थी आपके यूरोप की, वो मिडिल क्लास जो है वो इंडस्ट्रियल क्लास में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। जब वो मिडिल क्लास जो है वो इंडस्ट्रियल क्लास में तब्दील होना शुरू हो जाती है और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो लगाना शुरू करती है, तो उस इंडस्ट्री के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वो है लेबर की। लेकिन लेबर जो है वो उस टाइम तक जो है वो सर्फ की फॉर्म में या स्लेव की फॉर्म में जो है वो फ्यूडल स्ट्रक्चर में जो है वो फंसा हुआ होता है। जब लेबर उस टाइम पर जो है वो फ्यूडल्स के पास फंसा हुआ होता है, फ्यूडलिज्म का शिकार होता है, तो कैपिटलिज्म की अपनी ग्रोथ के लिए इस नई जो मिडिल क्लास जो अब इंडस्ट्रियल क्लास में या आप जो है जिसे बुर्जुआ क्लास कहते हैं उसके अंदर जो है वो दाखिल होती है, तो उसकी अपनी जो ज़रूरियात हैं वो उसको मजबूर करती हैं कि वो फ्यूडलिज्म से अब टकराए और वो फ्यूडलिज्म से टकरा कर उस लेबर को जो है वो फ्यूडल रिलेशन से निकाल कर जो कैपिटलिज्म के अपने रिलेशन हैं उनके अंदर लेकर आए। इसको जो है वो खुद जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपनी जबान में जो है वो ये कहते हैं कि जो है उन्होंने बेसिकली जो है वो लेबर को फ्री कर दिया, उसको जो है वो आज़ाद कर दिया फ्यूडलिज्म की के पूरे स्ट्रक्चर से या उसकी जो है जंजीरों से। अब जब यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री बनना शुरू होती है, कैपिटलिज्म जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, तो उसकी वजह से कई सारी चीजें आती हैं। उनमें से एक चीज जो कि है वो तो ये है कि एक बड़ी फोर्स जो है वो लेबर फोर्स की सूरत में या एक नई इंडस्ट्रियल लेबर की सूरत में हमें जो है वो यूरोप की इंडस्ट्रीज में जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज जो साथ साथ आती है वो ये कि स्टेट का एक नया रोल जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाता है और स्टेट बाकायदा एक नेशनल स्टेट में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे, यूरोप का जो है वो बगौर जायजा लेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैपिटलिज्म के साथ जो है वो नत्थी है। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कैपिटलिज्म जो है वो मार्केट डिमांड करता है और उस मार्केट की जो बाउंड्रीज हैं वो बेसिकली जो है वो नेशनल बाउंड्रीज में जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए और इसी तरीके से हमें जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स की यूनिफिकेशन भी नजर आती है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मार्केट के हिसाब से जो है वो डिमार्केशंस भी जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। अब इस सारे सिलसिले में मुख्तलिफ यूरोप के जो ममालिक हैं वो अपना सफर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो तय कर रहे हैं और जब ये मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक जो है मुख्तलिफ अंदाज में अपना सफर तय कर रहे हैं, तो उनके यहाँ जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो आ, आ, उनके सवालात हैं, उन सवालात के ऊपर जो थिंकर्स काम कर रहे हैं, जो फिलोसफीज डेवलप हो रही हैं, वो भी उनकी अपनी अपनी कंडीशंस के साथ मुताबिकत जो है वो रखते हुए डेवलप होती हुई हमें जो है वो दिखाई देती हैं। सबसे जल्दी और सबसे तेज अंदाज में जो आपको अगर नजर आएगा कि कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट, वो आपको जो है वो यूरोप के अंदर बरतानिया में नजर आएगी, ब्रिटिश तो ब्रिटेन में। उसके बरक्स जो दूसरे नंबर पर हमें जो है वो डेवलपमेंट नजर आती है वो जो है वो फ्रांस के अंदर जो है वो नजर आती है कि फ्रांस में भी जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो कैपिटलिज्म की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। इसी असना में जो है वो जर्मनी जो है वो उन अ, उन असरात का तो शिकार हो रहा है जो कि फ्रांस में और
जो है वो बरतानिया में आ रहे हैं, ब्रिटेन में आ रहे हैं, लेकिन वहां पर वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नहीं आ पाता। और जो एंगल्स है और जो मार्क्स हैं, ये दोनों जो हैं वो पैदा दोनों जो है वो जर्मनी में हुए। इनका जो अर्ली टाइम है वो जर्मनी का है। उसके बाद फिर एंगल्स जो है वो ब्रिटेन चला जाता है, और मार्क्स जो है वो जर्मनी में अपना सफर जो है वो तय करता है। और फिर बाद में जो है वो जब पॉलिटिकली जो है वो मार्क्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो अपने जर्नल्स वगैरह निकालना शुरू करता है, तो फिर जो है वो मार्क्स को मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुल्क बदर जो है वो किया जाता रहा है। तो इनकी जो अर्ली डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो है वो इन तीन अनासिर का जो है वो या इन तीन रीजन्स का जो है वो बड़ा अहम किरदार है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे थिंकर्स का उस टाइम पे जो मौजूद थे, उन सब के ऊपर जो है वो इन तीन रीजन्स का जो है वो बड़ा असर था। अब क्यों इसकी क्या वजह है कि क्यों इन तीन रीजन्स का ही क्यों ज्यादा असर था और बाकी रीजन्स का क्यों नहीं था? उसकी वजह यह है कि जो आपको अर्ली प्रॉपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप होती हुई नजर आती है, वो जो है वो अपनी प्रॉपर शेप में, जिसमें जो है वो इकोनॉमिक के लॉज भी डेवलप होना शुरू हो जाते, वो इंडस्ट्री के लॉज भी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मार्केट के लॉज भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जिस तरफ जो है वो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स जो है वो फोकस भी करते हैं, वो आपको जो है वो बरतानिया में नजर आता है। इसी तरीके से जो पूरी सोशल फैब्रिक है, या अपना जो नई सोसाइटी की डेवलपमेंट है, उसके जो आइडियाज हैं वो इमर्ज होते हुए हमें जो है वो बुनियादी तौर पे फ्रांस में नजर आते हैं, कि जहां पर जो है वो फ्यूडलिज्म के खिलाफ जो है वो एक बड़ी जबरदस्त अंदाज में जो है वो स्ट्रगल हुई, और जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सूरत में जो है वो हमें नजर आई, जिसमें कई सारे जो फ्रेंच थिंकर्स हैं उनका जो है बड़ा अहम किरदार रहा। अब जो जर्मनी का मसला था इस सारी सूरत हाल के दौरान, वो ये था कि जर्मनी इस पूरे मामले के दौरान एक ऐसी स्टेज में फंसा हुआ था कि जहां पर जो उसको आगे की दुनिया नजर आ रही थी वहां की मिडिल क्लास को, वो तो एक कैपिटलिस्ट दुनिया थी, लेकिन जिस दुनिया में वो खुद रह रहे थे, जिस सोसाइटी के अंदर वो खुद उस वक्त जो है वो मौजूद थे, वो सोसाइटी जो है वो फ्यूडल थी। और इसीलिए जो पूरी डिबेट है सब्जेक्टिव विल की, कि भाई कितनी फ्री विल, कितनी इंडिविजुअलिटी जो है वो एक इंसान जो है वो हासिल कर सकता है, उसका अपना कितना रोल है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी का उसके ऊपर कितना रोल है। यानी कि जब ये डिबेट हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उस वक्त सोसाइटी जिनको यानी सोसाइटीज की जब हम बात करते थे, या हम है वो जो क्वेश्चंस थे जो कि कांट के सामने आए, वो यही थे कि कितनी हद तक जो है वो फ्री विल इंपॉर्टेंट है, और कितनी यानी कितनी जो है वो सब्जेक्टिव विल के अंदर गुंजाइश है कि वो अपना असर डाल सकती है, और कितना जो है वो मामला जो है वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आइडियलिस्ट ऑब्जेक्टिविटी। इस सारी प्रॉब्लम को लेकर जो है वो फिर एक पूरा स्कूल जो है वो जर्मनी में एक तरह से जो है वो डेवलप हुआ, जिसने इन दो क्वेश्चंस के ऊपर काम करना शुरू किया। यानी कि कितना रोल एक्सपीरियंस का है, और कितना रोल जो है वो डिविनिटी का है, कितना रोल इंडिविजुअल का है, कितना रोल जो है वो सोसाइटी का है। और इस सारी चीज को जब लेकर इन्होंने शुरू किया, तो कांट जो है वहां से इस मामले का आगाज होता है। फिर जो है वो फिक्टा इस पे जो है मजीद काम करता है, फिर इसके ऊपर जो है वो शेलिंग काम करता है, और फाइनली ये जाकर मामला जो है वो हीगल के पास जाकर जो है वो रुकता है। अब ये क्वेश्चन अपने अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका जवाब हासिल करना जो है वो यानी जिसमें आप ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी चीज अव्वल है और कौन सी चीज जो है वो दुआ में है, और कौन सी चीज जो है वो उसका जो है वो क्या रोल है। डिकार्ट को अगर आप जो है वो देखेंगे, तो डिकार्ट ने का आइडियलिज्म बड़ा डिफरेंट अंदाज का आइडियलिज्म है। उसकी वजह यह है कि डिकार्ट ने एक तरफ जो है वो फिजिकल साइंसेस के ऊपर भी काम किया, और एक तरह से जो कार्टेशियन मटीरियलिज्म है उसके अंदर जो है वो डिकार्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है।
जबकि डिकार्ट खुद था आइडियलिस्ट, लेकिन उसने जो अपना आइडियलिस्ट फ्रेमवर्क है उसको जो है वो बिल्कुल अलग रखा, और जो है वो इवन जो उसने फिजिक्स को डिफाइन किया, तो उस फिजिक्स को डिफाइन करते वक्त भी उसने जो है वो कहा कि एक मैटर के अंदर भी जो है ना वो एक इनर उसकी जो है वो इनर सोल है जो कि उसको ड्राइव कर रहा है, और जो मोशन है वो उसका जो है वो इफेक्ट है। तो वो उसने एक तरह से उसकी जो तशरीह की वो भी एक आइडियलिस्ट एंगल से की। खैर, तो यानी कहने का मकसद ये है कि मटीरियलिज्म का जो सारा मामला है वो एक अलग अंदाज में देखा जा रहा था, और आइडियलिज्म का जो सारा मामला है वो अलग अंदाज में देखा जा रहा था। और जो बहस थी वो ये थी कि आइडिया अव्वल है कि जो है वो मैटर अव्वल है, और आइडिया बेस है कि मैटर बेस है, और क्या इन दोनों का जो है वो आपस में क्या रिलेशन है। और इस सारी डाइकोटमी को जो है वो लेकर पहले शेलिंग ने एक तरह से बुनियादी डायलेक्टिक्स को जो है वो डेवलप करने की कोशिश की, कि जिसमें इस चीज को जो है वो रखा गया कि आइडिया और मैटर एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेटेड है, और आइडिया और मैटर को जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़कर देखने की जरूरत है। और फिर हीगल ने उसको जो है वो मजीद उस डायलेक्टिक्स को जो है वो डेवलप करते हुए उसको जो है वो आगे लेकर गया। अब हीगल जब उस पूरी चीज को जो है वो आगे लेकर जाता है, तो वो अ, जो चीज को जो है वो समझाता है, वो ये कहता है कि ये यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स का मतलब जो है वो ये है कि अ, अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो आपको उसके जो है वो दोनों पहलुओं के ऊपर जो है वो रोशनी डालनी पड़ेगी। यानी कि उसके पर्टिकुलर पहलुओं पर भी रोशनी डालनी पड़ेगी, और उसके जो है वो यूनिवर्सल पहलुओं पर भी जो है वो रोशनी डालनी पड़ेगी। तो आप जाकर जो है वो समझेंगे कि वो चीज है क्या। ये मिसाल के तौर पर जो है वो, अगर मैं बात करता हूँ किसी शख्स की, फर्ज कर लें कि मैं अहमद साहब हैं, उनकी बात करता हूँ, ठीक है ना। अहमद साहब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अहमद साहब जो हैं, उनकी जो पहली डेफिनेशन मुझे मिलेगी वो ये इस चीज से मिलेगी कि उनके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वो बोलते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, वो चल सकते हैं। वो सारी चीजें जो कि जनरली हर इंसान के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, ये उनका जो है वो एक जो है वो जनरल डेफिनेशन हो गई कि भाई अहमद साहब क्या है, वो एक इंसान है, उनके अंदर वो सारी खुसूसियात मौजूद हैं जो कि तमाम इंसानों के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मतलब अगर वो इंसान है, तो बहुत सारे इंसानों में से अहमद साहब को हम अलग से पहचानेंगे कैसे? तो अहमद साहब कौन है? मतलब सबके दो हाथ हैं, सबके दो कान हैं, सबकी दो आंखें हैं, सबकी दो नाक हैं, वह एक नाक है। तो वो ये मामला जो है वो किस किस तरह से जो है वो होगा। तो फिर उसमें आपको जो है वो पर्टिकुलर एंगल्स में जो है वो जाना पड़ता है कि पर्टिकुलर एंगल्स जो है वो उसके अंदर क्या है। कि अहमद साहब जो हैं वो, हाँ, बोलते तो हैं लेकिन वो बड़ी शाइस्तगी से बोलते हैं, ठीक है ना। अहमद साहब की आंखें जो हैं वो हरे रंग की हैं, नीले रंग की हैं, जो भी है। अहमद साहब की नाक जो है वो लंबी है, कैसी है, फलाना है। तो ये वो सारी पर्टिकुलरिटीज हैं जो कि जो है वो बताएंगी कि अहमद साहब जो हैं वो इंसान तो हैं, लेकिन वो किस तरह के इंसान हैं, वो उनकी पर्टिकुलरिटीज बता रही होंगी। तो जब आप अहमद को एज एन इंडिविजुअल समझने की कोशिश करेंगे, तो उस इंडिविजुअल समझने में आपको दोनों आंसर चाहिए होंगे। उसका जो है वो जनरल पहलू भी चाहिए होगा, और उसका पर्टिकुलर पहलू भी चाहिए होगा। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा जो है वो ये इस वक्त मैं नहीं चाह रहा कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो डायलेक्टिकल जो फिलॉसफी है उसकी बहस में जाऊं, क्योंकि हमारा अगला जो सेशन है वो जो है वो डायलेक्टिकल फिलॉसफी के ऊपर ही है। लेकिन जो चीज अहम है इस सारी चीज को समझने में, कि इस जर्मन फिलॉसफी ने जो है वो एक तरह से, और हीगल की फिलॉसफी ने पूरे उस वक्त के टाइम फ्रेम को जो है वो अपनी ग्रिप में ले लिया था। कि हीगल ने, लोग ये समझ रहे थे कि आखिरकार अल्टीमेट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो अचीव करेंगे। और खुद मार्क्स और एंगल्स जो हैं वो खुद हीगलियन जो फिलॉसफी थे। सॉरी, कोई मुझे बता सकते हैं कहां तक मेरे मेरी बात हुई थी, उसके बाद मैं म्यूट हूं। जी, तो
हीगल की जो डायलेक्टिक्स थी उसने जो है वो एक तरह से पूरा जो जिसे कहते हैं कि फिलॉसफी जो थी उस वक्त की उसको जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया और उस ये कहा गया कि भाई ठीक है, अच्छा मैंने डिटेल तक बात कर ली। हाँ, तो बगैर डिटेल में जाए मैं यही बात करूंगा कि हीगल की फिलॉसफी जो है वो कल्मिनेशन पॉइंट थी आइडियलिज्म की फिलॉसफी का, कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी ने एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो अचीव कर लिया है हीगल के जरिए। और यहाँ पर आप रिलेशन समझ चुके हैं मैटर का और आइडिया का, वो किस तरह से, और उसमें जो सुपीरियर फोर्स है वो आइडिया है, जो मूविंग फोर्स है वो आइडिया है, और वो बेसिकली हिस्ट्री को मूव कर रही है। तो हीगलियन फिलॉसफी या ओवरऑल पूरी जर्मन आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है, बेसिकली वो फिलॉसफी एक आइडियलिस्ट स्पेकुलेटिव फिलॉसफी है या आइडियलिस्ट एनालिटिकल फिलॉसफी, यानी कि वो इस चीज का हुनर रखती है कि वो चीजों को स्पेकुलेट कर सके कि चीजें किस तरफ मूव करेंगी यहां से आगे, या जो है वो एनालाइज कर सके कि चीजें किस डायरेक्शन से आ रही हैं, वो आगे किस डायरेक्शन में जो है वो हिस्ट्री जो है वो मूव करती चली जाएगी। तो इसलिए उसकी जो है वो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है इस सारे मामले में। तो वो जो स्पेकुलेशन है उसकी, जो उसकी मूवमेंट का पूरा फलसफा है, जो उसका डायलेक्टिक्स का पूरा फलसफा है, मार्क्स ने वो हीगल से बोरो किया, लेकिन हीगल के आइडियलिज्म को जो है वो हीगल को वापस कर दिया। और जो है वो मार्क्स की अपनी जबान में कि हीगल को उसने जो है वो सर के बल खड़ा कर दिया। तो ये पूरा जो मामला है जर्मन आइडियलिज्म का, यहां से मार्क्स जो है वो एक तरह से मार्क्सिज्म का जो एनालिटिकल टूल है, जो उसकी एनालाइज करने की ताकत है, वो बोरो करता है। अब इंटरेस्टिंगली मार्क्स जो है वो उसका जो मेजर पॉइंट है या मार्क्स का जो मेजर मामला है वो जुड़ा हुआ है इस चीज के साथ कि उसकी जो यानी कि ग्रोथ नजर आती है आपको, वो जो है वो फिलोसफी के मैदान से निकलकर आती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ जो एंगल्स का मामला है, चूंकि एंगल्स जो है वो जर्मनी में कुछ अरसा गुजारने के बाद फिर वो वहां से निकलकर जो है वो इंग्लैंड चला जाता है, जहां पर उसके उनके जो वालिद हैं उन्होंने जो है वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और जो है वो एंगल्स का मुस्तकिल जो इंग्लिश फैक्ट्रीज हैं उनके साथ जो है वो ताल्लुक वास्ता पड़ता रहता है। तो एंगल्स जो है वो इंग्लैंड में जाकर ये समझने के काबिल होना शुरू हो जाता है कि किस तरह से एक नया दौर जो है वो शुरू हुआ है जिसमें इंडस्ट्रीज किस तरह से वर्क करती हैं, और उसमें एक जो क्लास है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, जो कि वर्किंग क्लास है, कि जिसको जो है वो बड़ी बुरे हालात में जो है वो रखा जाता है, जहां पर जो है वो क्या नाम है, बच्चों का भी को भी जो है वो लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर जो है वो वर्किंग आवर्स का मामला भी बहुत अहम है, जहां पर जो है वो मैं आप लोगों के सवालात वगैरह जो है वो लूंगा, लेकिन जो है वो यानी सेशन खत्म जब मैं करता हूं तो उसके बाद जो यानी आखिरी सेशन में सवालात वगैरह की जो वो गुंजाइश रहेगी, तो उसमें जरूर आप लोग बात कीजिएगा। तो खैर, ये जो उसका पूरा एक्सपीरियंस है इंग्लिस्तान की फैक्ट्रीज के अंदर, और वहां पर जो वर्किंग क्लास की जो कंडीशंस हैं, वहां से वो उस इकोनॉमी को, उस पूरे प्रोसेस को जो है वो समझना शुरू करता है, जो कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रोसेस है, और साथ साथ वर्किंग क्लास की जो कंडीशंस हैं उनको भी समझना शुरू करता है। अब इस दौरान ये दोनों लोगों ने जो है वो एक टाइम पर जो है वो यंग हेगेलियंस के साथ अपना जो है वो नाता जोड़ा, और एक टाइम पर दोनों बेसिकली जो है वो प्रोपोनेंट थे जो रेडिकल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस थे या मूवमेंट थी उस वक्त की, उसके साथ जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, जो कि अपनी नेचर में जो है वो कैपिटलिस्ट एक तरह से जो है वो रेवोल्यूशनरी फॉर्मेशन थी। अब लेकिन जैसे जैसे इन्होंने जो है वो मजीद चीजों को एनालाइज करना शुरू किया और देखना शुरू किया, तो इनको ये नजर आना शुरू हुआ कि
एक नई वर्किंग क्लास जो है वो डेवलप हो रही है, और उस एक नई वर्किंग क्लास में जो है वो एक पोटेंशियल जो है वो मौजूद है कि वो एक नई दुनिया का जो है वो आगाज कर सके, उस दुनिया का कि जिसका ख्वाब बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है वो फ्रांस में आपको जो है वो देखते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में जो इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो भी साथ साथ जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, और उस इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है वो एक जो दो बड़े नाम आपके सामने आते हैं वो एडम स्मिथ का नाम है, और जो है वो दूसरा नाम जो है वो रिकार्डो का। तो ये दो लोग जो हैं वो इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो है वो डेवलप करना शुरू करते हैं, और इसमें एक चीज जो समझना बहुत जरूरी है और यहाँ पर जो है वो रखना जरूरी है कि इससे पहले तक इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी उस तरह से जो है वो स्टडी नहीं की जाती थी, उस तरह से सब्जेक्ट ही नहीं था कि जो कैपिटलिज्म के बाद जो है वो डेवलप हुई। यानी इंडस्ट्रीज ने उस सब्जेक्ट की अपनी डेवलपमेंट की है, इंडस्ट्रीज ने खुद उस सब्जेक्ट को जो है वो एक तरह से बनाया, और वो बेसिकली वो सब्जेक्ट जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा था, दोनों के जो काम है रिकार्डो का और स्मिथ का, वो काम जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा था कि जस्टिफाई करे कि किस तरह से कैपिटलिज्म का निज़ाम जो है वो एक बेहतर निज़ाम है, और हमें जो है वो उसको एक फाइनल डेस्टिनी के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए ह्यूमन काइंड की, कि जहां पर हम फाइनली एक फ्रीडम जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इस सारी चीज की जस्टिफिकेशन और फिर उसको लेकर जो है वो स्मिथ ने और रिकार्डो ने काम किया। अब स्मिथ और रिकार्डो के काम में से जो अहम चीजें हैं वो क्या क्या, ठीक है ना, जिसपे जो है वो स्मिथ और रिकार्डो ने एम्फेसाइज किया। स्मिथ का जो काम है उसमें जो सबसे अहम चीज है, एक तो जो उसने रोल ऑफ मार्केट जो है वो डिफाइन किया कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट जो है वो सारी चीजों को डिफाइन कर रहा है, कि जो पूरा फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, वो फ्री विल का कॉन्सेप्ट निकल ही इस चीज से रहा है कि मार्केट खुद डिसाइड करती है कि किस तरह की मूवमेंट होगी, किस तरह से जो है वो चीजें डेवलप होंगी, किस तरह से सारा का सारा मामला होगा, और मार्केट जो है वो अनबायस्ड है, और मार्केट जो है वो इस सारी चीज को जो है वो डिटरमिन कर सकती है। दूसरी चीज जो अहम है वो था डिवीजन ऑफ लेबर का मामला, कि कैसे पहले जो आपके पास काम होता था उसमें जो है वो एक ही शख्स बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करके और जो है वो पूरी प्रोडक्ट बनाता था, या कम से कम जो है वो एक अच्छा भला पोर्शन जो है वो उस प्रोडक्ट का जो है वो उसके हाथों से बन रहा होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो कैसे जो है वो फंक्शंस को जो है वो डिवाइड कर देती हैं, कि अगर फर्ज कर लें कि आप जो है वो घड़ी बना रहे हैं तो एक शख्स जो है वो उसके डायल बना रहा है, एक उसके स्टेप्स बना रहा है, एक उसकी जो है वो सुइयां बना रहा है, तो इस तरह से जो है एक उसकी जो उसके जो गियर्स हैं उनको जो है वो असेंबल कर रहा है, तो इस तरह से सबके रोल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो वो जो डिवीजन ऑफ लेबर है इंडस्ट्री के आने के बाद से, उसके ऊपर जो है वो स्मिथ जो है वो, तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसको मार्क्स जो है वो उससे लेता है और उसके ऊपर जो है वो आगे काम करता है। और इसी तरीके से रिकार्डो जो है उसकी जो सबसे बड़ी अहम चीज है जो कि जो है मार्क्स रिकार्डो से ले रहा है, वो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। यानी रिकार्डो जो है वो, अक्सर ये बात की जाती है कि भाई लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है वो उसको जो है वो मार्क्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, लेकिन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू बेसिकली मार्क्स ने नहीं इजाद की। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑलरेडी कैपिटलिज्म ने अपनी जबान से, अपने मुंह से जो है वो खुद ही तस्लीम कर ली रिकार्डो की सूरत में, कि अगर आपके पास कोई पैरामीटर है कि जिसके जरिए आप किसी चीज की वैल्यू जो है वो गेज कर सकते हैं, तो वो ये है कि उसके अंदर जो है वो कितनी इंसानी मेहनत, कितना लेबर जो है वो उसके अंदर जो है वो सर्व किया गया। तो ये वो चीज है जो कि डिफाइन करेगी कि किस चीज की जो है वो क्या वैल्यू है। तो इन सारी चीजों को लेकर मार्क्स ने जो है वो फिर, यानी इन्होंने तो रिकार्डो ने और एडम स्मिथ ने तो बेसिकली इन चीजों को इस्तेमाल किया था जस्टिफिकेशन के लिए कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है वो एक दुरुस्त सिस्टम है, और किस तरह से उसको जो है वो आ, जारी रहना चाहिए, और उसकी 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 एक तरह से जो है वो क्या कहेंगे कि हाँ जस्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड की। तो लेकिन मार्क्स ने
उन्हीं सारे एलिमेंट्स को जिनके ऊपर जो है वो स्मिथ ने और रिकार्डो ने काम किया हुआ था, उनको जो है वो क्रिटिकली एनालाइज किया इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये पूरा सिस्टम जो है वो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, एक प्रोलेटेरिएट की एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ। तो मार्क्स ने उस पूरी पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो क्रिटिक की, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी की, उससे जो चीज नई वजूद में आई, उसको हम जो है वो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जो है वो आज जानते हैं, जो कि जो है वो कैपिटल के जरिए जो है वो हम तक जो है वो पहुंची है। अब इसके बाद जो तीसरा मरहला आता है, वो तीसरा मरहला जो है वो आता है फ्रेंच सोशलिज्म का। फ्रांस की अपनी स्पेशली, यानी कि अ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था या फ्रेंच इनलाइटनमेंट थी, वो एक एक तरह से जो है वो एक उसका एक रेवोल्यूशनरी इफेक्ट जो है वो पूरी इंटेलेक्चुअल लाइफ के ऊपर जो है वो फ्रांस की हमें जो है वो नजर आता है। और खाली फ्रांस की नहीं, बल्कि पूरा यूरोप जो है वो उससे जो है वो एक तरह से इंस्पायर होता। अब फ्रांस के अंदर जो है वो जब मटीरियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, तो वो मटीरियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो दो स्कूल्स के साथ जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। एक वो स्कूल था जो कि जो है वो डिकार्ड का स्कूल था, और डिकार्ड का स्कूल जो था उसमें से मतलब बावजूद इसके कि डिकार्ड अपने आप को खुद एक आइडियलिज्म का नुमाइंदा जो है वो समझता था, लेकिन उसमें से जो है वो ऐसे फिलोसफर्स जो हैं वो निकलना शुरू हुए जो कि डिकार्ड की जो का जो कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्टेशियन लॉजिक के अंदर था, और जो डिकार्ड का कंट्रीब्यूशन जो है वो फिजिकल साइंसेस की तरफ था, उसको जो है वो लेकर उन्होंने जो है वो एक मटीरियलिज्म जो है वो डेवलप करना शुरू किया। लेकिन जो कार्टेशियन मटीरियलिज्म है, या जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक स्टैटिक काइंड का मटीरियलिज्म है, वो जो है वो एक तरह से वजूद में आया, जो कि चीजों को मैकेनिकली जो है वो देखने की सलाहियत रख रहा था, लेकिन उसको जो है वो डायनेमिक अंदाज में जो है वो देखने से कासिर था। इसके बरक्स जो है वो अगर हम जो है वो दूसरा स्कूल देखते हैं, तो दूसरे स्कूल में जो है वो हमें ऐसे फिलोसफर्स जो हैं वो नजर आते हैं कि जो कि चीजों को उनकी डायनेमिक्स में जो है वो देखने। अच्छा, दूसरा स्कूल पहले मैं आपको बताऊं कि दूसरा स्कूल जो बेसिकली डिराइव हो रहा है, वो दूसरा स्कूल डिराइव हो रहा है लॉक से। कि लॉक का जो एम्पिरिसिज्म है, और जो लॉक का पूरा जिसे आप कहते हैं कि बेसिस है एक्सपीरियंस की, कि हर चीज जो है वो एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर जो है वो उसको जो है वो देखने की जो है वो कोशिश की जाए, वो बेसिकली एक तरह से जो है वो माविन साबित होती है इस चीज के हवाले से कि एक डायनेमिक किस्म का जो है वो मटीरियलिज्म जो है वो वजूद में आए। और वो जो मटीरियलिज्म जो है वो बेसिकली आ रहा है वजूद में लॉक के जरिए, वो बेसिकली आगे जाकर जो है वो आपको नजर आता है कि उसके अंदर वो सेंसिबिलिटीज जमा होती हैं, वो आइडियाज जमा होते हैं कि जो फिर इंसान को उसकी यानी उसकी तन्हाई से निकालकर उसको सोसाइटी के साथ जो है वो जोड़कर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। यानी इंडिविजुअलिटी को एक नए लेंस से जो है वो देखा गया, और वो इंडिविजुअलिटी का जो लेंस था वो ये था कि हर इंसान जो है उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट है, हर इंसान जो है उसकी जो है वो एक सेल्फ लव है, ठीक है ना। और हर इंसान जो है वो जिसे आप कहते हैं कि एक अ, एक अपनी जो है वो सेंसरी क्वालिटीज रखता है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसको लेकर जो है वो एक नई मोरालिटी जो है वो डेवलप होना शुरू। और ये जो नई मोरालिटी डेवलप होना शुरू हुई, इसमें जो है वो कई सारे आपको जो है वो फ्रांस में जो है वो फिलोसफर्स जो है वो मिलते हैं, जो कि इसके ऊपर जो है वो काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। एक तो
आपके सामने जो है हेल्विचियस का नाम आता है कि जो जिसने जो है वो खास कर जो है वो इस चीज के ऊपर बात की कि कैसे जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो जो है वो स्टेट इंटरेस्ट के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको जो है वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टेट इंटरेस्ट जो है वो उन पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो नहीं केटर कर रहा, तो वो बेसिकली जो है वो उन लोगों के जज्बात का, वो उनके एहसासात का, वो उनके उनकी मुश्किलात का जो है वो तयन नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो है वो उसने आर्ग्यू किया इस हवाले से भी कि जो है वो कि जो क्रिमिनल है किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो क्रिमिनल जो है वो उसको उसके हालात जो है वो बनाते हैं जो सोसाइटी ने उसको जो है वो दिए होते हैं। वो क्रिमिनल जो है वो आ, ये समझना कि वो खुद से कोई क्रिमिनल है, ये जो है वो एक गलत जाविया है चीजों को देखने का। और जो आ, असल चीज है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर वो एलिमेंट्स जो कि उस क्रिमिनलिटी को जो है वो पैदा कर रहे हैं, उनको जो है वो चेंज करने की जो है जरूरत है। उन एलिमेंट्स को खत्म करने की जरूरत है कि जिनकी वजह से ये जो है वो कोई भी इंसान जो है वो क्रिमिनल बनने पर जो है वो मजबूर होता है। यानी कि वो जो ऊंच नीच है मुआशरे की, वो जो फर्क है मुआशरे का, जो डिवीजन है माशरे के अंदर, उसको जो है वो खत्म होना चाहिए। इसी तरीके से जो है वो चार्ल्स फोरियर एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो सोशलिस्ट है कि जो जिसको बाद में जो है वो एंगल्स जो है वो कोट भी करता है अपनी किताब के अंदर, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक के अंदर, कि चार्ल्स फोरियर जो है वो कहता है कि किसी भी मुआशरे के अंदर अगर आपने इस चीज को देखना है कि उस मुआशरे में जनरल इस्तेहसाल, जनरल एक्सप्लॉयटेशन कितनी है, तो फिर आप ये देखें कि उस माशरे में जो है वो जो खवातीन हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कितनी है। तो वो जो खवातीन की एक्सप्लॉयटेशन है वो एक इंडिकेटर है कि उस माशरे के अंदर जो है वो जनरल एक्सप्लॉयटेशन का जो है वो क्या लेवल होगा। मगर ये सारे जो ख्यालात, चाहे वो बेंथम की सूरत में आ रहे थे या चार्ल्स फोरियर की सूरत में आ रहे थे, ये सारे अच्छे ख्यालात जरूर थे, लेकिन एक जो मसला इन सारे ख्यालात के अंदर था वो ये था कि वो आ, कोई सोसाइटी का जिसे आप कहते हैं कि एनालिसिस करने में, मटेरियल एनालिसिस करने में जो है वो एक तो कामयाब नहीं हो रहे थे कि वो इस चीज को डिटरमिन कर सकें कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है, और फिर उस सोसाइटी के ऊपर फिर दूसरा जो मामला आता है कि उसके ऊपर किया क्या जा सकता है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा जो है ना वो टेक्निकल इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें इसको जो है वो रिजॉल्व करें। मैं खुद भी बड़ा अनकंफर्टेबल, मुझे भी मजा नहीं आ रहा इस तरह से जो है वो लेक्चर देने में। तो जो है वो हम ये बात कर रहे थे कि जो है वो किस तरह से ये ख्यालात अच्छे थे, लेकिन इन ख्यालात के पास जो है वो कोई ठोस एनालिसिस नहीं था। इन ख्यालात के पास जो है वो कोई आगे का प्रोग्राम नहीं था, यानी कि उस तरह से ये प्रैक्टिकल नहीं जो। लेकिन इन ख्यालात की अपनी वैल्यू थी, इन ख्यालात का जो है वो अपना एक मोमेंटम था। इन ख्यालात के हवाले से अगर हम जो है वो देखते हैं तो इन ख्यालात के अंदर हमें वो कशिश नजर आती है, वो रोमांस नजर आता है, वो फाइट नजर आती है जो कि जो है वो उस वक्त के यूनियनिस्ट और उस वक्त की वर्किंग क्लास जो है वो अपने अंदर जो है वो करने की कोशिश कर रही थी। जो मार्क्स और एंगल्स ने किया वो ये किया कि इन ख्यालात को एक साइंस में तब्दील करने की कोशिश की। इनको जो है वो एक्चुअल ग्राउंडेड कंडीशंस के एनालिसिस के साथ और एक प्रैक्टिकल स्ट्रगल के साथ जोड़ने की जो है वो कोशिश की कि ये सिर्फ जो है वो महज एक ख्यालात नहीं रहे, बल्कि इन ख्यालात की कोई जहत हो। और वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसमें ये ख्यालात जो हैं वो एक मॉरल क्वेश्चन से या एक फिलॉसफी से या एक अच्छे आइडिया से निकलकर एक साइंटिफिक थ्योरी में तब्दील हो जाते हैं,
उसको जो है वो हम साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये एक अहम जो है वो मार्क्स और एंगल्स की जो है वो अहम काविश थी कि जिसके जरिए जो है वो इन्होंने किया। अब यहाँ पर एक डायलेक्टिक्स और है जो कि जो है ना वो अक्सर लोग जो है वो नोटिस करते भी हैं और अक्सर जहन से उनके निकल भी जाता है। वो डायलेक्टिक्स है मार्क्स और एंगल्स के अपने सफर की, कि अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्क्स का अपना सफर जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो फिलॉसफी से शुरू होती है और वो जो है वो फ्रेंच सोशलिज्म के अंदर जो है वो से मुतासिर होती है जब वो पेरिस में जो है वो उसको मुल्क बदल कर दिया जाता है। और वहां से निकलकर फिर आगे वो जो है वो उसका आप देखेंगे कि आखिर का सारा पोर्शन जो है वो मार्क्स की राइटिंग्स का वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर जो है वो आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ जो है वो अगर आप एंगल्स को देखेंगे तो ये बात जरूर है कि एंगल्स जो है वो उसने भी यंग हिगेलियन सोसाइटी के साथ जो है वो उसका वास्ता था, लेकिन उसकी जो अर्ली आपको मशहूर राइटिंग्स नजर आएंगी उसमें जो है वो जो कंडीशंस ऑफ क्या नाम है इंग्लिश वर्किंग क्लास है या जो है वो वहाँ की फैक्ट्रीज हैं उसके ऊपर जो है वो आपको जो है वो राइटिंग्स नजर आएंगी। यानी कि वो इकोनॉमिक एंगल से जो है वो एक तरह से अपना सफर इख्तियार करता है और उसके बाद वो भी फ्रेंच सोशलिज्म के साथ जो है मुतासर होता है। और जिस वक्त ये दोनों लोग फ्रेंच सोशलिज्म के साथ फ्रेंच सोशलिज्म से किसी हद तक जो है वो मुतासर हो रहे हैं, यही वो पॉइंट है कि जहां पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मुलाकात भी करते हैं। और उसके बाद जैसे फ्रेंच सोशलिज्म से आगे का जो उसका सफर है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाता है और वो इसकी जो सारी डेवलपमेंट है वो आपको जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में नजर आती है। इसी तरीके से जो है वो एंगल्स का जो उसके बाद का सारा सफर है वो ज्यादातर आपको जो है वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को डेवलप करते हुए हिस्ट्री के साथ डील करते हुए डायलेक्टिक्स के साथ डील करते हुए जो है वो नजर आता है। और ये एक इंटरेस्टिंग आपको जो है वो चीज़ नज़र आएगी कि दो लोग जो कि कदरे मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को एनालाइज करते हुए एक पॉइंट पर मिलते हैं और वो किस तरह से एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और किस तरह से जो है वो अपना सफ़र जो है वो एक डायरेक्शन से इख्तियार करते हुए दूसरे डायरेक्शन में जो है वो जाकर या उस इंटरेस्ट के साथ जो है वो ख़त्म करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो ये आपको सिंथेसिस एक तरह से जो है वो नज़र आता है इन तीन चीज़ों का कि एक तरफ आपके पास एक टूल है, वो टूल जो कि जो है वो चीज़ों को एनालाइज करने में जो है वो मददगार साबित होता है। यानी कि जो है वो जिसे आप डायलेक्टिकल या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं, ये फिलॉसफी बेसिकली आपके पास एक एनालिटिकल टूल है, एक जो है वो चीज़ों को एनालाइज करने का टूल है। एक स्पेकुलेटिव भी है लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पेकुलेटिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना उसके साथ जस्टिस नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि वो फिर जो है वो उस टूल को जो है वो मैकेनिकल बनाने की तरफ जो है वो लेकर जाता है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वो उसका एनालिसिस है कि वो किस तरह से सोसाइटी की फोर्सेस को उनके कॉन्ट्रडिक्शंस को जो है वो एनालाइज करता है और उनकी सूरत में आगे के मराहिल जो है वो दिखाता है कि क्या क्या मरहले जो है वो तय किए जा सकते हैं। अब इसको इसका जो एक बुरा तरीका है डायलेक्टिक्स को इस्तेमाल करने का वो है ठोस जजमेंटल अंदाज में जो है वो चीजों को देखने का। यानी कहने का मकसद ये है कि आपने जो है वो उठाया डायलेक्टिक्स को और आपने फॉर्मूले की तरह जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है वो पुटअप किया। आपने कहा ये क्लासेस हैं इनके ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो जो है वो बस ये सारा कुछ होगा और उसके बाद जो है वो आ, अगली स्टेज जो है वो ये आ जाएगी। और फिर आपको जो है वो पता चलता है कुछ अरसे के बाद कि यार वो अगली स्टेज तो आई नहीं। ठीक है। और ये चीज ये प्रैक्टिकल नौयत की चीज है जो कि मैंने एक्सपीरियंस भी की है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो आज यानी स्पेशली जो मार्क्सिस्ट दोस्त हैं जो जो लेफ्टिस्ट दोस्त हैं जो कुछ करना चाहते थे कुछ बनाना चाहते थे, उनके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि वो आवाम को गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कंडीशंस तो मौजूद हैं, भूख भी है, अफलास भी है, इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को टच कर रही है, लेकिन देखो यार कमबख्त लोग जो है ना वो निकलते ही नहीं, लोग जो है वो कुछ करते ही नहीं। तो ये सारा कसूर जो है वो लोगों का है वरना सारी चीजें तो पूरी हैं। तो
अब ये जो तरीक़ाकार है चीज़ों को देखने का, ये एक मैकेनिकल तरीक़ाकार है, और आपने जो है वो उठा के एक टूल जो कि साइंटिफिक टूल था, उसको आपने एक डॉग्मा में तब्दील कर दिया। आपने कहा कि नहीं, बस ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, दोनों के कॉन्ट्रडिक्शंस है, तो खुद ब खुद जो है ना वो दोनों लड़ेंगे और जो है वो खुद ब खुद चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाएँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तो ये है कि उसमें बहुत सारे और मतलब आप अगर गौर से देखेंगे तो मार्क्स की अपनी कई चीज़ें जो वो समझ रहा था कि उस मुख्तलिफ मराहिल पे होंगी, वो नहीं हुई। ठीक है ना? इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग जो बड़े अच्छे मार्क्सिस्ट थिंकर थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो देख रहे थे, लेकिन वो उस तरह से जो है वो नहीं हुई जिस तरह से वो समझ रहे थे कि होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गए या जो है वो उनका नजरिया फेल हो गया, बल्कि उसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि वो आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उस आइडिया में जो है वो ये मामला नहीं है कि आपने जो है वो किसी फॉर्मूले की तरह पुटअप किया और एग्जैक्टली वो हो जाएगा जो कि आप सोच रहे हैं, बल्कि एनालिसिस के आपके पास जो है वो कुछ टूल्स हैं जिसको आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, और फिर उसकी बेसिस पे जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इन दी एंड जो चीज आपको आगे लेकर जाती है वो आपकी प्रैक्टिस है। जो मेरे लिए सवाल है वो ये है कि कितना प्रैक्टिकली जो है वो सारे दोस्त जो अवाम को गालियां दे रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकली अवाम में कितना गए हैं, उन्होंने जो है वो अवाम से कितना सीखने की कोशिश की है, उन्होंने जो है वो कितनी जो है वो सोशल मैपिंग की है, उन्होंने कितना जो है वो जाकर मुख्तलिफ परतों के साथ जो है वो काम किया है। मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत जल्दी एक तो जो है वो चाहते हैं कि चीजें जो है वो डेवलप हो जाएं, और बहुत कम मेहनत के साथ हम चाहते हैं कि चीजें डेवलप हो जाएं, और बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि लोग जो है वो फौरी तौर पर आपके साथ इंस्पायर हो जाएं, आपसे इंस्पायर हो जाएं, या आपके जो फलसफे से इंस्पायर हो जाएं, जो कि कतन इस फलसफे का काम या इस किसी भी मतलब जो भी थेरी अपने आप को जो है वो रेवोल्यूशनरी थेरी कहती है, उसका काम ये नहीं है कि वो लोगों को मुतासर करेगी, बल्कि उसका काम ये है कि वो लोगों को एनालाइज करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि उनके साथ जुड़कर, उनसे सीख कर, उनके अपनी कंडीशंस के हिसाब से उस मकान में, उस जमान में, टाइम फ्रेम में और उस रीजन में किस तरह से जो है वो आप स्ट्रगल जो है वो कर सकते हैं। ये असल जो है वो उस टूल का काम है, और ये बेसिकली जो है वो डायलेक्टिक्स इसलिए है, वो डायलेक्टिक्स इसलिए नहीं है कि आप उसको फॉर्मूले की तरह जो है ना वो इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दें। दूसरी चीज जो है अहम है, वो ये है कि जो मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, वो सारा का सारा जो है वो डेवलप होना, यानी कि जो है वो आपने इस चीज को देखना कि चीजें अपनी मटेरियल कंडीशंस की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ती हैं, जो है वो चीजें जो है वो महज आइडियाज की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ती, और आइडियाज भी वही दुरुस्त होते हैं जो कि जो है वो अपने ग्राउंड के साथ जुड़े हुए होते हैं। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इवन वो आइडियाज जो कि मेटाफिजिकल हैं अपनी नेचर में, या जो है वो जो जिसे आप कहेंगे कि इम्प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राउंडेड कंडीशंस की जो है वो पैदावार है, वो कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं, और उनको उस फ्रेमवर्क में जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने जो है वो जर्मन आइडियलिज्म की बात की कि जर्मन आइडियलिज्म के अंदर कुछ कंडीशंस थी जो उस जर्मन आइडियलिज्म को पैदा कर रही थी। वो जर्मन आइडियलिज्म जो है वो ऐसी हवा में नहीं पैदा, मतलब खुद हीगल जो है वो ये कह रहा था कि एक ऐसी कंडीशन में कांट ने अपनी फिलॉसफी जो है वो डेवलप की है कि जिस वक्त जो जर्मनी की मिडिल क्लास है, वो इस चीज को समझने में से कासिर थी कि हम अपनी जो नई डेवलप होने वाली कंडीशंस हैं उनको किस जाविये से समझें, क्योंकि जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जो पुरानी फिलॉसफीज हैं, जो पुराने मजाहिब हैं, वो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बता रहे, वो उस उन सवालों के जवाब देने से कासिर हैं जो सवालात इस वक्त जो है वो हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं। जो सोसाइटी चेंज हो रही थी, उस चेंज होती हुई सोसाइटी के जो सवालात थे, एक तरफ उसका पास्ट था, एक तरफ उसका फ्यूचर था, वो बेसिकली एक मुहर्रिक बना जिसने जो है वो जर्मन आइडियलिज्म को जो है वो पैदा किया। तो ये समझना पड़ा है हमें कि इवन वो आइडियाज जो कि जिनसे हम नहीं भी एग्री करते हो, जो कि इम्प्रैक्टिकल भी हो, वो भी कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, वो उसकी उसकी कोई मटेरियल बेसिस है, उस मटेरियल बेसिस से निकलकर वो आइडियाज जो है वो जनरेट हो रहे हैं। और इसलिए जो है वो ये जरूरी है कि आप उस वक्त की इकोनॉमी को अगर समझेंगे तो फिर उस इकोनॉमिक रिलेशंस के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो डेवलप होती हुई और बनती हुई जो है वो नजर आएंगी।
तो दूसरी अहम चीज जो है वो इसलिए जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि आप इसी यानी अपने इस डायलेक्टिकल एनालिसिस के मेथड को किस चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, आप जो है वो उसकी उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की पूरी फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। और फिर जो आपकी प्रैक्टिस है वो किस तरह से जो है वो एक साइंटिफिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो किस तरह से जो है वो आपको जो है वो आकर आगे जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ाए, वो आपको जो है वो साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो बताता है कि किस तरह से आपने जो है क्लास एनालिसिस करने के बाद मुख्तलिफ परतों को समझने के बाद उनकी लड़ाई के अंदर जो है वो ये डिटरमिन करना जरूरी है कि किस वक्त कौन सी लड़ाई जो है वो लड़नी चाहिए और उस लड़ाई से हम जो है वो किस स्टेज के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो जा सकते हैं। इवन अगर आप यानी बावजूद इसके कि जब आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें आपको जो है वो अपनी सोसाइटी के हवाले से जो है वो एलियन मालूम हो रही होंगी, क्योंकि वो जो है वो 19वीं सदी का लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर जो है वो आप गौर से देखेंगे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी मार्क्स जो है वो इस चीज को वजाहत करता है कि जर्मनी में या ऐसी सोसाइटीज में जहां पर अभी मोनार्की फ्यूडलिज्म जो है वो मौजूद है, वहां पर जो स्ट्रगल की स्टेज है वो एक मुख्तलिफ नौयत की स्टेज होगी। जो जो है वो मामला हमारे सामने जो है वो ब्रिटेन में है और फ्रांस में है, जहां पर कैपिटलिज्म जो है वो स्ट्राइव कर चुका है, कैपिटलिज्म जो है वो विन कर चुका है। वहां पर जो स्ट्रगल की स्टेज है वो बिल्कुल जो है वो एक मुख्तलिफ स्टेज होगी। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, हमने जो है वो एक आइडिया के साथ एक मॉरल के साथ जो है वो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल जो है वो नहीं करनी, बल्कि हमने जो है वो एक साइंस के साथ चीजों को समझते हुए, उसकी बुनत को समझते हुए, उसके मामलात को समझते हुए उस हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रगल को जो है वो डेवलप करना है। ये बेसिकली जो है वो साइंटिफिक सोशलिज्म है। और इस इन तीन चीजों को जब आप जोड़ते हैं तो इनसे जो आइडियोलॉजी जो है वो सामने आती है वो क्लास स्ट्रगल की आइडियोलॉजी है, जिसको जो है वो आप मार्क्सिज्म के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और ये मार्क्सिज्म जो है वो इसका जो सबसे बुनियादी मामला है वो ये है कि आप इन सारी तीनों यानी मार्क्सिज्म आपके सामने जो है वो एक टूल है, और उसको अगर आप उस टूल के तहत आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे, एक साइंस है, उस साइंस के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप जो है वो उससे कोई फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको एक डॉगमा के तौर पर इस्तेमाल किया, या आपने उसको जो है वो किसी फौरी मामलात के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हुए और उसकी जो अपनी रेवोल्यूशनरी जील है उसको जो है वो खत्म कर दिया, तो फिर आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। उसमें जो है वो मार्क्सिज्म को जो है वो ब्लेम करने की मेरा ख्याल है कि जो है वो गुंजाइश नहीं। और फिर तीसरी चीज जब सबसे अहम है वो ये कि ये कहना मतलब एक यहाँ पर ये बात करना बहुत जरूरी है कि मार्क्स ने अगर बहुत सारी बातें सही की हैं तो मार्क्स ने कुछ बातें गलत भी की। ठीक है ना? इसी तरीके से जो है वो उसके बाद जो फिलोसफर थिंकर्स आए हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो है वो गलत भी की हैं। लेकिन जो जिस वजह से मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मार्क्स का, लेनिन का, इन लोगों का जो है वो किरदार जो है वो बहुत अहम है, वो ये है कि ये एक प्रैक्टिकल फिलोसफर्स थे। ये जो है वो जुड़े हुए फिलोसफर थे। यानी मार्क्स जो है वो एक तरफ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहा है और उसके साथ ये अपना जो है वो अपनी थ्योरी को डेवलप कर रहा है। तो जब वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहा है तो वो उस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसकी बुनियाद पर वो जो है वो अपने एनालिसिस को ड्रॉ कर रहा है। मुझे उस पर याद आ रहा है कि जेनोवेव जो है उसने लेनिन के हवाले से जो है वो एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी, और वो ये कहा था कि जो जितने भी बाकी इंटेलेक्चुअल्स इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं रशिया के अंदर, जिन्होंने काम किया ये रशियन रेवोल्यूशन के दौरान, वो इंटेलेक्चुअल थेरिस्ट थे। लेकिन जो लेनिन था, लेनिन जो है वो प्रोलेटेरियन थेरिस्ट था, यानी कि वो ग्राउंडेड था। वो उसकी जो थेरी थी वो जो है वो नीचे की स्ट्रगल से और नीचे की कंडीशन से निकल कर आ रही थी, और इसलिए उस थेरी के अंदर जो है वो जान थी। इसी तरीके से जो है वो अगर आप क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन जो उसकी सार्त्रे की किताब है, तो उसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो उसके अंदर लेनिन के हवाले से एक जगह पर जो है वो सार्त्रे बड़ी एक
दिलचस्प बात करता है, और वो बात बड़ी अहम है कि वो ये कहता था कि बेसिकली जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे रशिया के, तो वो सारे के सारे ज्यादातर एग्जाइल में चले गए थे, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो उफ्ताद आई हुई थी। और जो क्या नाम है, वर्किंग क्लास थी और जो मेंबर्स थे दीगर, वो जो है वो ग्राउंड पर मौजूद थे और वो ग्राउंड पर काम कर रहे थे। और एक डिवीजन मौजूद था, जो थिंकर्स जो है वो एग्जाइल में बैठे हुए थे, और जो लोग जो है वो एक्चुअल स्ट्रगल के अंदर जो है वो वहां पर जो है वो मौजूद थे रशिया के अंदर। और एक तरह से लेनिन जो है वो एक सिंथेसिस का पॉइंट बना उस उन थिंकर्स के लिए जो बाहर बैठे हुए थे, और जो है वो उन लोगों के लिए कि जो कि एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये समझना जरूरी है कि थ्योरी और प्रैक्टिस का जो रिश्ता है वो अपने अंदर जो है वो एक डायलेक्टिकल रिश्ता है, और उसको उसको डेवलप किए बगैर आप ये जितनी भी थ्योरी पढ़ लें और जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो जो है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो है वो साथी मौजूद हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पर जो है वो काम किया होगा। मैंने जो है वो ये देखा, मैंने स्टूडेंट्स में काम किया, और मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स में जब मैंने काम किया था, तो उस वक्त जो है वो जितना मैंने इनपुट दिया और जितनी मैंने मेहनत की, मुझे उससे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट से जो है वो रिस्पांस मिला। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने अपनी जो ख्वाहिशात थी, या जो अपनी जो उम्मीदें थी, उनको उसी हद तक रखा हुआ था कि जितना कि ग्राउंड मुझे इजाजत दे रहा था। कि जो है वो एक जमाने से लेफ्ट की सियासत जो है वो खत्म हो चुकी थी स्टूडेंट्स के अंदर, और उसके अंदर आप दोबारा जाकर जब काम करना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि एक रात में जो है वो तमाम स्टूडेंट्स उठेंगे और वो उठकर कहेंगे कि चलो आओ अब दोबारा लेफ्ट की सियासत को जिंदा करते हैं। इसी तरीके से जब मैंने जो है वो वर्किंग क्लास में काम किया, मैंने जिस जगह पर जाकर काम किया, वहां पर जो है वो बिल्कुल नई हमने जो है वो यूनियन बनाई, और वो नई यूनियन जो है वो फिर आगे चलकर जो है वो उसने चैलेंज किया तमाम पुराने लीडर्स को, और इलेक्शंस जो है उसने जीते। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो कोई विक्ट्री उसमें नहीं मिली। मेरे अपने हिसाब से जो है वो जितना हमने इनपुट दिया था उसके मुकाबले में जो है वो हमें उससे ज़्यादा रिजल्ट जो है मिला। इसी तरीके से यहाँ पर कराची बचाओ तहरीक के दीगर दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि हम जिस वक्त जो है वो गुजर और रमी नाले के अंदर पहुँचे थे, तो हम इतनी ख्वाहिशात नहीं लेके थे। हमारा ये ख्याल था कि जो है वो लोग इस तरह से हमें जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इस तरह से जो है वो स्ट्रगल डेवलप करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल किया, और चीज़ें, और ये बात नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लाखों प्रॉब्लम्स हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हज़ारों इश्यूज आए, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जाएंगे तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन असल चीज़ ये कि आपका अपने एनालिसिस इन लोगों के हवाले से किस तरह के, और आप कितने अपने काम के अंदर, और आप कितना सीखने के लिए जाते हैं। जो कंडीशंस हैं वो मैं नहीं जानता, वो शख्स जानता है जो वहां पर मौजूद है। मैं हाँ अपने घर की कंडीशंस जान सकता हूँ, मैं अपने जहाँ जिस इदारे में काम कर रहा हूँ उसकी कंडीशंस जान सकता हूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ उसकी कंडीशंस जान सकता हूँ। लेकिन वो भी एक महदूद दायरे के अंदर। अगर मुझे अपने मोहल्ले में भी काम करना है, तो मुझे 6 जगहों पर जाकर लोगों से जो है वो सीखना पड़ेगा कि इस मोहल्ले की क्या सिचुएशन है, इस मोहल्ले में जो है वो क्या क्या कुछ होता है, इस मोहल्ले के जो है वो लोगों के क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो लोग क्या करने के लिए तैयार हैं, और फिर जो तजावीज वो आपके सामने पेश करते हैं, आप वापस आते हैं और ये जो 3 टूल्स आपको जो है वो फराहम किए हैं, और जो मार्क्सिज्म के और दीगर टूल्स हैं, मतलब ये तो खैर बिल्कुल बेसिक से 3 अभी हमने जो है वो डिस्कशन किया, और इसको मैकेनिकली भी देखने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना है, तो हम जो है वो इस बेस के ऊपर जो है वो आपको बात करें। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से थ्योरी अपना सफर करती रही है, उसके उसके अंदर प्रैक्टिस की कितनी चीजें जो है वो शामिल होती गई, तो आपको नजर आएगा कि कितना डायनेमिक है, कितना कितना कितनी इसके अंदर क्रिएटिविटी की गुंजाइश है। ये विदाउट क्रिएटिविटी नहीं, खुद मार्क्स एंगल्स का पूरा काम क्रिएटिव काम, अगर हम उस क्रिएटिविटी को ही निकाल देंगे,
ठीक है ना, और उस क्रिएटिविटी की तरफ नहीं देखेंगे तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर तो मतलब हम बिल्कुल उस लकीर की फकीर की तरह चलेंगे कि तीन एलिमेंट्स उठाए और हम जो है ना वो दे धड़ाधड़ जो है वो लगे रहेंगे, और वापस आके हम कहेंगे कि आवाम जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, आवाम को जो है वो अपनी फिक्र नहीं है, और आवाम में जो है वो काम किया नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा, वो ये है कि इन सारी थियरीज को लेकर इसकी डेवलपमेंट एक तो आखिर तक जो है वो देखने की जरूरत है कि मुख्तलिफ एरिया, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ टाइम में जो है वो उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, और फिर आपके अपने हालात में, आपकी अपनी सिचुएशन में आप इसको किस तरह से डेवलप करते हैं, आप किस तरह से इसके अंदर से जो है वो रास्ते निकालते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। जैसे मार्क्स काम कर रहा है क्या नाम है फ्रेंच सोशलिज्म के ऊपर, या इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी पर, या जर्मन आइडियलिज्म पर, आप कितना मार्क्स पे काम कर रहे हैं, आप कितना लेनिन पे काम कर रहे हैं, आप कितना माओ पे काम कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। आप कैसे उसकी जो है वो अप्लाइड चीजों को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रैक्टिस में से ही निकल कर आएगी, और वो आपको जब आप काम करेंगे आवाम खुद जो है वो फराहम कर रही होगी कि किस तरह से इसकी डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो है वो मेन चीज है जिसको जो है वो फोकस में रखते हुए हमें आगे का सफर भी तय करना चाहिए और चीजों को समझना भी चाहिए। एक एक मिसाल मैं आपको इस पर और भी दूंगा कि आप ये देखें कि पूरा आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी जो है वो पढ़ा, आपने जो है वो थ्री सोर्सेज वाला भी लेनिन का डॉक्यूमेंट पढ़ा। अब इस सारी चीज को आप उठाएं और उसके बाद जो है वो आप जो है वो चाइना चले जाएं जिस वक्त जो है वो माओ स्ट्रगल कर रहा था, या आप जो है वो अल्जीरिया चले जाएं जहां पर जो है फैनॉन जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, और आप फिर उसकी रोशनी में देखें कि क्या ये थेरीज जो है वो एज इट इज आप जो है वो अल्जीरिया में या आप जो है वो चाइना में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई वो चाइना के जिसमें जो है वो 10% भी मजदूर नहीं, सारा का सारा तो जो है वो पीजेंट्री मौजूद है, वहां पे मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म कैसे आ गया और मार्क्सिज्म कैसे अप्लाई हो गया। सो दिस इज द थिंग कि आप वो जो उसकी जो एप्लीकेशन है वो इस वजह से हुई कि माओ वॉज क्रिएटिव। माओ जो है वो डॉगमेटिक नहीं था। ये असल चीज है समझने की कि अगर आप जो है वो क्रिएटिव होंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो सारे टूल्स जो है वो सिर्फ एक फॉर्मूलाज रह जाएंगे, या जो है वो ज्यादा जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि वो एकेडमिक पेपर्स में जो है वो सारे टूल्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो खोलता हूँ सेशन को। जिसने भी बात करनी हो वो जो है ना वो हाथ रेस करे, और मैं उनको जो है वो बात करने की